मेरा ताल्लुक एक बड़ी जागीरदार फैमिली से था, जिसका अपने इलाके में खूब असर व रसूख था। मेरे दादा और नाना दोनों ही अपने वक्त के कामयाब सियासतदान थे। यूं कहना चाहिए कि सियासत हमारी फैमिली की घटी में पड़ी हुई थी। हमारे मुल्क में सियासत एक बाजी है, जो इलेक्शन जीत जाए, इसकी लॉटरी निकल आती है। तभी सियासत से वाबस्ता अफराद इलेक्शन जीतने की खातिर सर धड़ की बाजी लगा देते हैं। बेशतर का मकसद अवाम की खिदमत करना नहीं होता बल्कि दौलत कमाना होता है। उसी सियासी सोच ने हमारे घराने को तबाह व बर्बाद करके रख दिया। हुआ यूं कि इलेक्शन में मेरे चचा ने जिस पार्टी से इलेक्शन लड़ा, वो नाना जान की मुखालफत में पेश थी। नाना ने हमारे दादा को कहा कि आप अपने बेटे को कहीं कि वो इस तरफ से इलेक्शन ना लड़े क्योंकि ये हमारे मुखालिफ लोग हैं। मगर दादा जान को अपना मफाद उसी में दिखाई दिया कि उन लोगों को साथ दें जो नाना जान और मामों के सियासी हरीफ बल्कि दुश्मनी की हद तक मुखालिफ थे। बस यहाँ से बात बिगड़ गई। हमारा खानदान दौलतमंद ही नहीं, रोशन ख्याल भी था। जहां हम लोग रिवायात पसंद थे, वहां लड़कों और लड़कियों को आला तालीम दिलवाने का भी रिवाज था। यही वजह थी कि हमारे यहाँ दौलत और तालीम की कमी नहीं थी। तभी हमारा शुमार शहर के मुअज़्ज़ज़ीन व अमीर कबीर खानदानों में होता था। ये इन दिनों की बात है जब मैं अभी पैदा नहीं हुई थी। नाना और दादा जान में इलेक्शन की वजह से झगड़ा चल पड़ा। बात होते होते यहाँ तक पहुँच गई कि मेरे नाना अम्मी जान को घर ले आए और वापस ससुराल ना जाने दिया। नाना जान की बात दादा अब्बू ने ना मानी तो इन्होंने बेटी को घर बिठा लिया, जिस पर दादा ने मेरे वालिद साहब को मजबूर कर दिया कि बीवी को तलाक दे दो। बाबा जान मेरी अम्मी को तलाक देना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको बीवी से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन इलेक्शन के झगड़े की वजह से तल्खी इतनी बढ़ गई कि सुलह की गुंजाइश ना रही। नाना कहते थे कि तुम लोग मेरे दुश्मनों को वोट दे रहे हो ताकि वो जीतने के बाद मजबूत होकर हम पर पल पड़ें। यूं झूठी अना की खातिर दादा जान ने मेरे बाप को मजबूर कर दिया कि वो बीवी को तलाक दे दें। बाबा जान ने मजबूर होकर अम्मी को तलाक दी, लेकिन बच्चे अपने पास ही रहने दिए। अम्मी की तलाक के चंद माह बाद में नाना जान के घर पैदा हुई तो दादा जान ने मुतालबा किया कि हमारी नौमौलूद बच्ची को भी हमारे हवाले कर दो। नाना जान ने इस मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि मैं अभी बहुत छोटी थी। मेरी जिंदगी का दार वाव मदार माँ के दूध पर था। दादा जान बहुत अनापरस्त थे। वो कब बहार मानने वाले थे। अपने असर व रसूख के घमंड में इन्होंने अदालत में केस दायर कर दिया, मगर वो ये केस हार गए क्योंकि अदालत ने अम्मी के हक में फैसला दे दिया और हुक्म दिया कि बच्ची को 7 साल तक मां से जुदा नहीं किया जाएगा। यूं में 7 बरस तक अपनी अम्मी के साथ रही। इस दौरान नाना और मामों ने मेरी वालिदा पर कई बार जोर डाला कि वो दूसरी शादी करने पर आमादा हो जाएं, मगर इन्होंने हर बार इनकार कर दिया। इन्हें मेरी जुदाई किसी सूरत गवारा ना थी। इधर दादा कब आराम से बैठने वाले थे, जो नहीं में 7 बरस की हुई, इन्होंने एक बार फिर हंगामा खड़ा कर दिया। 3 साल मुतवातिर वो मेरी वापसी का मुतालबा करते रहे। कई तरह से दबाव डाला, जिरगे, पंचायत, अदालत, गर्ज हर हरबा इस्तेमाल किया। बिलाखिर में 11 बरस की उम्र में वालिद साहब के पास आ गई। बाबा जान के घर में मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता था। मेरी देखभाल एक आया के जिम्मे थी, लेकिन ये कुदरती बात थी कि मैं अपनी माँ को नहीं भूल सकी। हर वक्त उनको याद करके रोती थी। बाबा के घर में मेरे साथ खेलने वाला भी कोई ना था।
मैं किससे बातें करती और अपना हाल दिल बयान करती। दोनों बड़ी बहनें और भाई मरी में पढ़ रहे थे और हॉस्टल में रहते थे। वो सिर्फ छुट्टियों में घर आया करते थे। बाबा जान ने दोबारा शादी ना की, हालांकि दादा और दादी ने बहुत जोर लगाया। ताया चचा भी मशवरा देते थे कि दूसरी शादी कर लो, मगर बाबा जान मेरी माँ से मोहब्बत करते थे, इन्हें भला नहीं सके। अम्मा को तलाक देने के बाद बाबा जान की जिंदगी अधूरी हो गई, जैसे हर खुशी खो गई हो। वो हर किसी से ला ताल्लुक होते गए, जबकि चा ने खूब तरक्की की, कई बार इलेक्शन जीता और आला ओहदे पाए। वो एक कामयाब जिंदगी बसर कर रहे थे और खानदानी दौलत में ढेरों इजाफा कर रहे थे, जबकि वालिद साहब एक दरवेश मिनिश आदमी बनकर रह गए। बाबा जान की सोच हमारे खानदान के हर फर्द से कतई मुख्तलिफ थी। वो दौलत से ज्यादा प्यार को अहमियत देते थे। जब इन्होंने अम्मी जान को तलाक दी, वो आला ओहदे पर थे। इन्होंने अपने ओहदे से अस्तीफा दे दिया। वो जिंदगी की हर दिलकशी से बेनियाज हो गए। मेरी बहनों और भाई को भी दादा और चचा संभाल रहे थे। वही उनकी तालीम और तरबियत के जिम्मेदार ठहरे। बीवी से जुदाई के बाद बाबा जान ने अपने बच्चों का ख्याल रखना ही छोड़ दिया था। मरी बिल्स पर दादा और ताया चाहिए, उनसे मिलने जाया करते थे। इन दिनों दादा का कारोबार रोज बरोज तरक्की पर था। इन्होंने छोटे बेटे की सियासी पोजीशन से खूब फायदा उठाया और कारोबार दूसरे मुल्कों तक फैला दिया। साथ ही बाबा जान को भी बैरून मुल्क भिजवा दिया, ताकि वहां जाकर अपनी साबिका बीवी और पिछली जिंदगी को भूल जाएं, लेकिन यूरोप जाकर भी बाबा की जिंदगी बेहतर ना हो सकी। वो कारोबार को भी सही तरह से संभाल ना सके। जब इंसान को दौलत की हवस ना हो, वो कारोबार भी तरक्की नहीं कर सकता। अम्मी की शादी मामू ने कहीं और कर दी। बाबा ने सुना तो इस बात का सदमा किया और बीमार हो गए, मगर अब दुश्मनी गहरी हो चुकी थी। वो किसी तौर मेरी माँ से नहीं मिल सकते थे। पहले से ही नाना और मामू ने इस अमर को मुहाल बना दी था। खुदा जाने अम्मी किस हाल में थीं। अपने बच्चों और उनके बाप को भला चुकी थी या नहीं, ये इन्हीं को पता था। मेरी बहनें और भाई अपने हाल में मस्त थे, मगर मैं माँ के पास तकरीबा 11 बरस रही थी, इसलिए उनको नहीं भूल सकती थी। रात को उठ उठ कर इन्हें याद करती और रोती थी। 11 बरस की बची माँ से कितनी इंच हो सकती है, आप खुद तसव्वुर कर सकते हैं। ये ऐसी उम्र होती है जब बच्ची को माँ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, मगर जालिम मफाद परस्त अपनों ने ही ममता को बच्चों और बच्चों को ममता से जुदा कर रखा था। सच है, दौलत और इख्तिदार की हवस बहुत बुरी बल्ला है। ये इंसान से इंसानियत और आदम से आदमियत छीन लेती है। जिन दिनों में 5वीं में थी, मेरे भाई शमर को बैरून मुल्क पढ़ने के लिए भिजवा दिया गया। मैं अपने भाई से मोहब्बत करती थी। वो छुट्टियों में घर आता, बहुत खुश होती। अब और भी तन्हा और चुप चुप रहने लगी। स्कूल में किसी से मेरी दोस्ती ना हुई, बस हर वक्त पढ़ाई में मसरूफ रहती थी। यही सबब था कि मेरी तालीमी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी और ज़हीन तालिबात में मेरा शुमार होता था। मैट्रिक के बाद मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया। इस दौरान मेरी बड़ी बहन की शादी एक वजीर के बेटे से हो गई। वो अमेरिका चली गई, मैं और तन्हा हो गई। मुझको बड़ी बहन का जो सहारा था वो भी ना रहा। मैंने एफएससी में बहुत मेहनत की और अच्छे नंबर लिए। मीर अमीरत बन गया। मैं मेडिकल में दाखिला लेना चाहती थी, लेकिन ताया जान को खानदान की लड़कियों का डॉक्टर बनना पसंद नहीं था। इन्होंने दादा को कहकर मेरा मेडिकल का दाखिला रुकवा दिया।
बाबा जान चाहते थे कि मैं मुकाबले का इम्तिहान पास करूं और मैं सख्त दुलबुर्दाश्ता थी। उसी अफसुर्दगी में मैंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया, मगर मेरी बहन उमीना ने समझाया कि बेवकूफ़ मत बनो, पढ़ाई जारी रखो, बाबा जान की ख्वाहिश पूरी करो और बाद में मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर लेना। उमीना बाजी के हिम्मत दिलाने से दोबारा कॉलेज जाने पर रजामंद हो गई और बैचलर ऑफ आर्ट्स के इम्तिहान की तैयारी करने लगी। उसी दौरान उमीना का रिश्ता ताया के दोस्त के बेटे के लिए आ गया। ये लड़का सही ना था, शक्ल व सूरत का भी गया गुजरा था। उमीना आला तालीम हासिल करना चाहती थी, मगर इस रिश्ते से ताया और चचा जान के बहुत से सियासी मफाद वाबस्ता थे। इन्होंने उमीना को मजबूर किया कि ये रिश्ता कबूल कर ले। वो किसी तरह नहीं मानी। जब ज्यादा मजबूर करने लगे तो उसने जज्बात में आकर ज्यादा मिकदार में ख्वाब आवर गोलियां खा लें। यूं मेरी बहन भरी जवानी मैं इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। उमीना की बेवक्त मौत का मुझको हद दर्जा सदमा हुआ। इसकी सूरत हो बहुअम्मी जान जैसी थी, बल्कि वो माँ की तस्वीर लगती थी। बाबा जान इसको बहुत चाहते थे। जब उनको इत्तला मिली कि उमीना ने खुदकुशी कर ली है तो वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। इन दिनों बाबा जान अमेरिका में थे। उनको वहां इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। वो खामोश रहते और उन पर खुद फरामोशी की सी कैफियत तारी रहती। इन दिनों मेरा भाई अली उनके पास था जो उनको संभाल रहा था। उसको भी उमीना के मरने का सख्त सदमा था, लेकिन ये पता नहीं था कि इसकी बहन ताया और चचा के जबरदस्ती शादी पर मजबूर करने की वजह से मरी है। उमीना का मिजाज अपने दादा पर गया था। वो जिद्दी तबीयत की थी और किसी के फैसले को कबूल करने से कासिर थी। इसने जान दे दी मगर ना पसंदीदा रिश्ते को कबूल नहीं किया। इन्हीं दिनों कुछ मुखालिफिन ने चचा पर हमला कर दिया। वो तो बाल बाल बच गए, लेकिन दादा जान को गोलियां ले और वो जाए वकू पर वफात पा गए। ये एक और सदमा था। दादा जान मेरा ख्याल रखते थे, वो भी ना रहे। मैं कली तौर पर ताया और चाओ गैरा के रहम वाव करम पर रह गई। अब मैं दिन रात दुआ करती कि अपनी बड़ी बहन और अली के पास अमेरिका चली जाऊं, क्योंकि वालिद भी वहां थे और उनको मेरी अशद जरूरत थी। मैंने भाई को फोन पर कहा कि मुझे आप लोगों के पास आना है। बाजी समीना को भी कहा। इन लोगों ने कोशिश करके बलवा लिया। वालिद से मिली, वो बहुत अफसुर्दा थे। मुझको गले लगा के रू पड़े। तब मैंने जाना कि वो कितने मजबूर हैं। उनका इलाज चल रहा था, इसलिए पाकिस्तान नहीं आ सकते थे। मैं और अली उनका बहुत ख्याल रखते थे। उनको खुश रखने की कोशिश करते, क्योंकि वो दिन में सिर्फ एक आध जुमला बोलते थे और बिल्कुल नहीं मुस्कुराते थे। जल्द ही मैंने समझ लिया कि उनको कोई बीमारी नहीं है। बस उनकी एक ख्याली दुनिया थी जिसमें वो जिंदा थे और अपने माजी को जहन में दोहराते रहते थे। बीते दिनों की यादों में सुकून पाते थे और ख्यालों में हमारी माँ से बातें करते थे। बाबा जान माजी में जी रहे थे। इस तरह वो खुद भी माजी का एक हिस्सा बनते जा रहे थे। माँ के साथ गुजरे माहवाव साल मेरे बाप का कल असासा थे। अब मुझको अंदाजा हवा के तलाक कितनी बुरी चीज होती है और ये इंसान के जीवन को कैसे बर्बाद कर देती है। उसी लिए दीन ने उसको एक नापसंदीदा अमर कहा है। बाजी और अली ने बहुत चाहा कि बाबा जान दूसरी शादी कर लें, मगर इन्होंने ना की। पार्क में बैठ जाना, घंटों बैठे रहना या फिर लंबी वॉक और मुसव्वरी, यही उनके पसंदीदा मशागिल थे। वो ज्यादातर ऐसी तस्वीर बनाते जो उदास लम्हों का मजहर होते।
अपनी तस्वीरों में डल कलर्स इस्तेमाल करते, कभी खिज़ां रसीदा पत्तों को पेंट करते और कभी डूबती शाम के मनाजिर को कैनवस पर उतारते थे। वालिद साहब शायरी भी करते थे मगर वो अपने अशार को छुपा कर रखते थे। इन्होंने मेरी वालिदा की बेशुमार पेंटिंग्स और पोर्ट्रेट्स बनाए जो अपनी जगह शाहकार थी, ताहम इन्हें कभी तस्वीरी नुमाइश में शामिल ना किया। बाबा की अजीब वाओ गरीब तबीयत थी। इतनी गहरी खामोशी में जीते थे कि उनको कोई समझ नहीं पाता था। डॉक्टरों ने काफी ख्वाब आवर अद्वियात इस्तेमाल कराई थीं, जिनसे उनकी याददाश्त पर गहरा असर हुआ था। वो बात करते करते भूल जाते थे और कभी कभी तो चंद लम्हों के लिए अपने बच्चों तक को पहचान नहीं पाते थे। हम सब का यही ख्याल था, अगर वो दूसरी शादी कर लेते तो फिर से जिंदगी की खुशियों की तरफ लौट सकते थे। मगर ऐसा ना हो सका। मुल्क में एक बार फिर इलेक्शन की गहमी हो गई। चचा ने हम सबको परदेस से बलूअली। इलेक्शन की कैंपेन में मेरे भाई को गोली लग गई। अली जख्मों की ताब ना ला सका। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। शायद कि वो उमीना की तरह बहुत कम जिंदगी लेकर आया था। बाजी को गहर असदमा हुआ मगर वो शादीशुदा थी और 2 बच्चों की माँ थी। उनकी दुनिया बसी हुई थी। कुछ दिन रहकर अपनी दुनिया में वापस लौट गई मगर मैं मातम के लिए अकेली रह गई। पहले ही जिंदगी में दुख भरे थे, अब तो उम्मीद का आखिरी चिराग भी गल हो गया। मेरी दुनिया अंधेर हो गई। ये अनदुहनाक खबर सुनकर खुदा जाने माँ का क्या हाल हुआ होगा। चूंकि माँ की दूसरी शादी दादा जान के सियासी मुखालिफिन में हुई थी, हम उनसे मिलते भी नहीं थे। काश इन दिनों माँ से मिल सकती, उनके गले लगकर रो सकती, मगर मेरे हवास छन गए और किसी बात का होश ना रहा। ताया और चचा ने मुझे वापस बाबा के पास अमेरिका जाने ना दिया क्योंकि मैं अपने बाप की जायदाद की वारिस थी। बाजी अपना हिस्सा ले चुकी थी, मगर मेरे हिस्से की जायदाद अब ताया और चचा के कब्जे में थी। अली की याद 1 मिनट के लिए दिल से नहीं जाती थी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। मीर अलिफ और बाबा का ख्याल रखता था। इसकी जायदाद भी अब रिश्तेदारों ने संभाल ली जिसकी वजह से मुझ पर पाबंदियां लगा दें। मैं कहीं नहीं आ जा सकती थी। बाबा अस्पताल में थे जिनकी देखभाल उनके दोस्त कर रहे थे। जब मैं रो रो कर अधमोई हो गई तो ताया ने मुझे पढ़ने की इजाजत दे दी। मैंने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया मगर यूनिवर्सिटी हमारे गांव से दूर थी, लिहाजा मैं वहां हॉस्टल में रहने लगी ताकि मुकाबले का इम्तिहान दे सकूं। सभी कहते थे कि हसना बहुत खूबसूरत और नेकसीरत लड़की है। मैं एक मॉडर्न और मुतमौविल खानदान से ताल्लुक़ रखने के बावजूद हमेशा सादा लिबास पहनती थी। इस सादगी में भी अंदाज पर वक़ार था, लिहाजा यूनिवर्सिटी में लोग मेरी शख्सियत से मुतासिर हुए बगैर नहीं रहते थे। इस दौरान बहुत से लड़कों ने मेरी जानिब कदम बढ़ाना चाहे मगर मैं अपनी ज़ात के खोल में ऐसी बंद थी कि कोई आगे बढ़ने की जुर्रत ना कर सका। हत्ता कि मेरे एक लायक क्लास फेलो ने मुझको जिंदगी का साथी बनाने की पेशकश की तो मैंने साफ मना कर दिया कि मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती क्योंकि अपनी खानदानी रिवायात में जकरी हुई तालीम मुकम्मल करना चाहती तो थी, जिसकी इजाज़त बड़ी मुश्किल से मिली थी। मैं अपनी तालीम में गुम रहती थी क्योंकि मुझे नमाज और तिलावत कुरान में सुकून मिलता था। हमने मास्टर ऑफ आर्ट्स के पेपर्स दिए तो सब लड़कियां इम्तिहान से फारिग होने के बाद अपने अपने घरों को जाने लगें। अब अपने को चंद लड़कियां हॉस्टल में रह गईं, तभी ताया ने गाड़ी भिजवाई और मैं ड्राइवर के साथ घर आ गई। घर आकर पता चला कि मैं मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी ना कर सकूंगी।
ताया ने मुझको इखराजात के लिए रकम देनी बंद कर दी और वो मेरी शादी भी ना करना चाहते थे कि कहीं मेरी जायदाद हाथ से निकल जाए। वो चाहते थे कि मीर अलिफ निकाह अपने रस्से बेटे से कर दें, जबकि वो पहले से शादीशुदा था। इलाज से बाबा जान की हालत बेहतर हो गई। वो मुझसे मिलना चाहते थे। इन्होंने चचा को खत लिखा कि मेरी बेटी को अमेरिका की भेज दो ताकि मैं उसे अपने पास रख सकूं, मगर ताया अब्बू ने बाबा को मेरे बारे में गलत बातें लिख भेजे और यूं उनको मेरी होने बाबा तरफ से बदजन कर दिया। बाबा जो थोड़े बहुत ठीक हुए थे, इस सदमे से फिर बीमार पड़ गए। उनको ज़हनी अमराज के अस्पताल भेज दिया गया। 2 बच्चों की मौत के बाद में ही उनका वाहिद सहारा थी। उनकी मोहब्बत की आखिरी निशानी थी। मेरे बारे में गलत बातें पहुंचाई गईं तो उनकी रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। इन्होंने ताया को लिखा कि इस गलत किरदार की बेटी से मेरा कोई वास्ता नहीं, आप लोग जहां चाहें उसकी शादी कर दें। यूं ताया ने ना मुझे मुकाबले का इम्तिहान देने दिया और ना वालिद के पास अमेरिका जाने दिया। खुदा की मर्जी, ताया फौत हो गए तो जायदाद के कर्ता धर्ता इनके बेटे हो गए जो शादीशुदा थे और औलादें जवान थीं। रही सही कसर इन्होंने पूरी कर दी। वो लोग मुझको जबरदस्ती घर ले आए। ये वो लोग थे जिन्होंने मेरे वालिद का हंसता बिस्ता घर अजाड़ा और हम बचे उम्र भर वालिदैन की मोहब्बत से महरूम रहे। जिंदगी की सख्तियां सहते सहते मैं जवान हुई तो उनके लालच और खुद गरजी ने मेरी जिंदगी को बेरंग कर दिया। मैं जो सूरत और सीरत में यकता थी, अपनी जात के हिसार में कैद होकर रह गई। अपनी अक्ल और जहानत से तालीम की मंजिलें तय की तो इन्होंने मेरी पाकीज़गी पर तहमतें लगा दें ताकि मैं मुआशरे में अपना मकाम ना बना सकूं। तब मुझ पर भी बाबा की तरह अफसुर्दगी के दौरे पड़ने लगे। इन्होंने मुझको इलाज के बहाने मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया, जहां खाली खाली नजरों से सबको देखती तो वो कहते कि हसना अब कभी किसी को ना पहचान सकेगी, और मैं सोचती थी कि ये दुनिया कैसी जगह है। अच्छा है जो मैं किसी को ना पहचान सकूं। अब तो अपनों के जुल्म बर्दाश्त करते करते मैं अपनी जात से भी बेगाना हो गई हूँ। होश वाओ हवास में होकर भी खुद को पागल दीदा जाहिर करती हूँ। कम अज कम इस तरह अपनों के मजीद जुल्म वाओ सितम से तो महफूज हो गई हूँ। जब भी कोई घर आता है, मेरे रिश्तेदारान को यही बताते हैं कि इसको कभी कभार पागलपन के दौरे पड़ते हैं, जिसकी वजह से हम घर के लोग इससे डरते हैं। जब इसको दौरा पड़ेगा हम हसना को मेंटल हॉस्पिटल छोड़कर आ जाएंगे। मैंने भी दिल में अहद कर लिया है कि किसी से कोई बात ना करूंगी। मैं घर वालों से अब कलाम ही नहीं करती। हर मत कर ली किसे कोई नामे वक्त खामोश रहती हूँ। ये मुखातिब हूँ तो बस टिकटिकी बांध कर देखती रहती हूँ, मुंह से कुछ नहीं कहती। आज मेरी यूनिवर्सिटी की दोस्त फरहत आई तो मैंने इससे जी भर कर बातें की। हमने कमरा बंद कर लिया। मैंने फरहत को बताया कि तायाचा के घर वाले मुझे खतरनाक समझते हैं, हालांकि मुझे कोई दौरा वगैरह नहीं पड़ता। फरहत इस जमाने में खो गई जब हम दोनों साथ पढ़ा करते थे। कहने लगी तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तुम्हारा चेहरा इतना मासूम और पाकीज़ा था कि आंखें देखती रह जाती थीं। तुम उन दिनों भी बहुत खामोश तब और अपने खोल में बंद रहने वाली एक संजीदा उदास लड़की थीं। अपनी जिंदगी के बारे में दूसरों को बताकर हमदर्दियां हासिल करना तुमको पसंद नहीं था, इसलिए तुम में कशिश थी और तुम एक सरबसता राज लगती थी। इस वजह से मैंने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। हाँ, फरहत अब मैं एक सरबसता राज नहीं हूँ।
तुम्हारे सामने मेरी जिंदगी एक खली किताब है, मगर दूसरों के लिए शायद अब भी एक सरबसता राज हूँ। ये कहकर मैंने अपनी कहानी इसको दी कि इसे पोस्ट कर देना। अगर ये शाये हो गई तो बहुत सौ को पता चल जाएगा कि लोग देखने में कुछ और होते हैं मगर होते कुछ और हैं।